किम जोंग उन और आज के नॉर्थ कोरिया को समझने से पहले हमें नॉर्थ कोरिया के इतिहास को थोड़ा खोदना पड़ेगा। तभी आप समझ सकेंगे कि नॉर्थ कोरिया अचानक से दुनिया से कट क्यों गया, क्यों नॉर्थ कोरिया के लोग विदेश नहीं जाते और क्यों विदेशियों को नॉर्थ कोरिया और कोरिया में आने नहीं दिया जाता। नॉर्थ कोरिया और किम परिवार के इतिहास को हम इस वीडियो में आज जानेंगे। Really known about him, not even his exact age, just that he is in his late 20s. साल 1895 में जापान ने रूस को भी हरा दिया। इस जीत के साथ ही जापान एशिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अगस्त 1910 आते जापान ने पड़ोसी कोरियन पेनिसुला को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। जैसे ब्रिटेन, भारत और बहुत से अफ्रीकन देशों को लूट रहा था, वैसे ही अब जापानियों ने कोरिया का एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दिया। कोरियन भाषा की जगह जापानी भाषा लागू कर दी जाती है। हजारों कोरियंस को हॉर्स लेबर में लगा दिया जाता है। कोरिया महिलाओं को सैनिकों के लिए सेक्सुअल स्लैब बना दिया जाता है। King of Korea lives on the bounty of his Japanese masters. Streets of Seoul illustrates how thoroughly the Japanese are assimilating Korea. अब कोरिया के लोगों में जापानी शासन के खिलाफ नेशनलिज्म की लहर उठने लगती है, जिसको लीड कर रहे थे कोरिया के कम्युनिस्ट नेता। कम्युनिस्ट गोरिल्ला ग्रुप ने जापानी आर्मी पर हमले शुरू कर दिए। जवाब में जापानी शासन ने भी इन कम्युनिस्ट गोरिल्लाओं पर कार्यवाहियां करनी शुरू कर दी। यह मुठभेड़ इतनी वायलेंट थी कि इसमें हजारों गोरिल्ला फाइटर मारे जाते हैं और जो बचे वह कोरिया छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाते हैं। इन्हीं कोरिया छोड़कर भागने वाले लोगों में से एक थे किम इल संग, यानी किम जोंग का दादा। किम इल संग का जन्म साल 1912 में प्योंगयांग की नॉर्थ कोरिया की राजधानी के पास एक गांव में हुआ, लेकिन जापानियों के अत्याचार के कारण किम को चीन भागना पड़ जाता है। इस तरह किम इंसान का बचपन चीन में ही बीतता है। जापान ने कोरियन पेनिसुला के साथ चीन के भी कई पूर्वी इलाकों पर कब्जा कर रखा था। इसी कब्जे को छुड़ाने के लिए चीन में कई एंटी जापानी ग्रुप काम कर रहे थे और ऐसे ही ग्रुप में किम इल संग का मिलना जुलना शुरू हो जाता है। साल 1931 में किम इल संग चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिशियल मेंबर भी बन जाता है। साल 1931 में किम ने 200 गोरिल्ला के साथ कोरियन बॉर्डर के पार पोचानो इलाके में जापानी पुलिस स्टेशन और जापानी कब्जे वाली बिल्डिंग में आग लगा दी। इस घटना ने किम इल संग को रातों रात ईस्ट एशिया का सबसे फेमस कम्युनिस्ट लीडर्स में से एक बना दिया। किम द्वारा मचाई इस तबाही से निपटने के लिए जापानी फौज ने अपनी स्पेशल यूनिट्स को पोचानो भेज दिया, लेकिन मौका मिलते ही किम रूस भाग जाता है और वहां सोवियत यूनियन की रेड आर्मी का हिस्सा बन जाता है। इस वक्त तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने लास्ट फेज में चल रहा था। इस वार में एक तरफ जर्मनी, जापान और इटली जैसे देश थे और दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत रूस। 6 अगस्त 1945 के दिन अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर बम गिरा दिया। उसके 3 दिन बाद ही सोवियत सेना ने भी चीन में मौजूद मानचिकुओं पर हमला बोल दिया, जो जापान के कंट्रोल में था। इधर सोवियत ने जापान कंट्रोल मानचिकुओं पर ढाबा बोला ही था कि कुछ घंटे बाद अमेरिका ने जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर एक और परमाणु बम गिरा दिया। इन दो प्रमुख और सोवियत हमले ने जापान को घुटनों पर ला दिया। अब जापान की हार पक्की हो चुकी थी और दूसरा वर्ल्ड वॉर एंड होने की तरफ था, लेकिन यहां अमेरिका को एक दूसरी चिंता सताने लग जाती है और वह चिंता थी अपने ही मित्रा देश रूस से। इस वक्त तक सोवियत रूस जापान के कब्जे वाले कोरियन पेनिसुला में एंटर कर चुका था। अब अमेरिका को डर सताने लगा कि कहीं सोवियत रूस पूरे कोरिया पर अपना कब्जा न जमा ले। इसलिए 10 अगस्त की आधी रात अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ वॉर जॉन जे मैकलॉय ने 2 यंग अमेरिकन ऑफिसर्स डीन रस्क और चार्ल्स बॉनेस्टील को आदेश दिया कि जल्दी से जल्दी कोरिया को डिवाइड कर दिया जाए। इन दोनों ऑफिसर्स ने बिना ज्यादा वक्त गवाए ही कोरिया के जियोग्राफिक मैप को सामने रखा और पेंसिल से एक लाइन खींच दी, 38 पैरेलल। इसी एक स्ट्रेट लाइन ने पूरा देश 2 हिस्सों में बांट दिया, जिसमें नॉर्थ कोरिया को सोवियत यूनियन के लिए छोड़ दिया गया और साउथ कोरिया को अमेरिका ने अपने पास रख लिया। इसके पीछे कारण यह था कि साउथ कोरिया में ओवरऑल कोरियन पेनिसुला की लगभग 80% इंडस्ट्री थी, 70% रेल नेटवर्क था और 90% इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन वहां पर होता था और सबसे बड़ा पोर्ट इंचोन भी साउथ कोरिया में ही था। उस समय कोरिया का यह डिवीजन अस्थायी था, यानी कुछ ही समय के लिए था। तब इसका मकसद कोरिया में जापानी आर्मी का सरेंडर कराना था, क्योंकि जापान
35 साल से कोरिया पर कब्जा करके रखा हुआ था और प्रशासन भी उन्हीं का था। जापान के हारते ही कोरिया में अचानक से वैक्यूम आ जाता है, इसलिए नॉर्थ में रूस और साउथ में अमेरिका ने टेम्परेरी एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए ले लिया। तब इसका मकसद था कि जल्द ही कोरिया में एक यूनिफाइड सरकार बनाई जाएगी। अमेरिका के इस प्रस्ताव को स्टालिन ने भी 16 अगस्त 1945 के दिन स्वीकार कर लिया। इससे एक दिन पहले ही जापान अपनी हार स्वीकार कर चुका था। 2 सितंबर 1945 के दिन जापान ने ऑफिशियली सरेंडर कर दिया। जापान की हार के साथ ही कोरिया जापान से आजाद हो जाता है। इसी के साथ कोरिया के टेम्परेरी विभाजन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इस तरह कोरिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक नॉर्थ कोरिया और दूसरा साउथ कोरिया। After 40 years of Japanese domination, Korea makes a start on the road back to national independence. All Japs, soldiers and civilians alike, have got the order to clear out. लेकिन समय के साथ सोवियत और अमेरिका के बीच ट्रस्ट की कमी बढ़ने लगी। Sent a commission to Korea's ancient capital at Seoul in an attempt to unify the politically divided country and hold free democratic elections. But the Soviet-dominated North regime walled up behind the 38th parallel that split the साल nation, refused to 1948 में सोवियत और चीन ने नॉर्थ कोरिया में किम इल संग को सत्ता सौंपकर कम्युनिस्ट सरकार बना दी। वहीं अमेरिका ने साउथ में संगमान को सत्ता देकर डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सरकार बना दी। The South held free and separate elections of its own. Not so in the North. Soviet-picked Korean candidates played a Marxist too, and brainwashed North Koreans followed the Red Pied Piper. इस समय तक दोनों साइड नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया और उनकी एलाइड फोर्सेस को लगने लगा था कि कैजुअलिटी ज्यादा हो रही है और हाथ कुछ नहीं लग रहा है। इसलिए महीनों तक चली कई फील्ड नेगोशिएशंस के बाद आखिरकार 27 जुलाई 1953 को एक आर्मिसिस्ट एग्रीमेंट साइन होता है, जिसमें दोनों साइड से मिलिट्री ऑपरेशन रोकने, वॉर प्रिजनर्स को रिलीज करने और सोल्जर की डेड बॉडी को वापस लौटाने पर हामी भर दी जाती है। इस तरह पहला कोरिया युद्ध समाप्त होता है। The misery and the bloodshed of the war in Korea has been halted. कोरियन वॉर के बाद नॉर्थ कोरिया की हालत पूरी तरह खस्ता हो चुकी थी। आर्मी लगभग खत्म हो चुकी थी और शहर के शहर खंडरों में बदल चुके थे। ऐसी हालत में सत्ता में बने रहने के लिए किम ने 2 मोर्चों पर काम शुरू कर दिया। एक आर्मी को रिबिल्ड करना शुरू कर दिया और दूसरा अपने विरोधियों को शांत करना, जैसे किम ने कम्युनिस्ट लीडर होकाई को मरवा दिया। ऐसे ही अपने पुराने साथी पाक होन योंग को भी अमेरिकन जासूस होने का इल्जाम लगाकर दिसंबर 1955 में फांसी पर लटकवा दिया टीम ने। सैकड़ों राइवल्स कम्युनिस्ट लीडर्स और कैडर्स को या तो नौकरी से निकाल दिया या जेल में ठूस दिया और जो बचे उनको सीधे गोली मार दी गई। इस खस्ता हालात में कमजोर होने के बजाय अब किम की पावर लगभग अनचैलेंज्ड थी। वे बिना सोवियत और चीनी सपोर्ट के भी सत्ता में बना रह सकता था। यहां पर किम ने एक नई आइडियोलॉजी को नॉर्थ कोरिया लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया और इस आइडियोलॉजी का नाम था जुसे। जुसे का जिक्र किम ने सबसे पहले साल 1955 में दी अपनी एक स्पीच में किया था। जुसे का मतलब होता है सेल्फ रिलायंस, यानी कि खुद के दम पर खड़ा होना। किम ने जुसे के जरिए नॉर्थ कोरिया को मिलिट्री, इकोनॉमिक्स और सोशल मामले में दुनिया पर डिपेंड रहने के बजाय खुद के दम पर खड़ा होने पर जोर दिया। यहीं से किम ने नॉर्थ कोरिया को बाकी देशों से आइसोलेट करना शुरू कर दिया। नॉर्थ कोरिया के लोगों का बाहर के देशों से संपर्क रखना, आना जाना सब बैन हो जाता है ना। नॉर्थ कोरिया के लोग बाहर जाएंगे और ना नॉर्थ कोरिया में कोई बाहरी आदमी आएगा, जिसे आइडियोलॉजी के थ्रू अब हर नॉर्थ कोरियन सिटीजन के लिए अपने देश के लीडर्स और अपने देश से बेइंतहा प्यार करना कंपलसरी कर दिया जाता है। अपने लॉयलिस्ट लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए किम ने संगम नाम का एक खतरनाक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इसमें किम ने पूरी पॉपुलेशन को 3 बड़ी क्लास में बांट दिया। पहली क्लास थी कोर क्लास, जिसमें और 12 सब कैटेगरीज थी। इस क्लास में किम के करीबी, उनके रिलेटिव्स, जापान के खिलाफ लड़ने वाले गोरिल्ला फाइटर, रेवोल्यूशनरीज के वंशज, वॉर में शहीद हुए सैनिकों की फैमिलीज और पुरानी गरीब किसान फैमिली शामिल थी। इन गरीब किसान फैमिली को सोशल हायरार्की में नीचे से ऊपर उठाकर ले जाया गया। ये सब किम के समर्थक थे और इन्हें कोर क्लास कहा गया। दूसरे नंबर पर थे वेवरिंग क्लास, जिसमें 18 सब कैटेगरीज और थी। इसमें 1950 के दशक के छोटे और मिडिल इनकम वाले व्यापारी थे। ये फार्मर्स थे और छोटे और मध्यम आय वर्ग वाले लैंडलॉर्ड थे। तीसरी और आखिरी क्लास थी हॉस्टाइल क्लास, जिसमें 21 सब कैटेगरी थी।
इसमें जनरली वह लोग थे जिन्होंने किम की सत्ता के खिलाफ आवाज उठाई थी। पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, धार्मिक लोग थे और जापानी समय के जमींदार बिजनेसमैन के वंशजों को भी इस क्लास में डाल दिया जाता है। इसके अलावा साउथ कोरिया और जापान के समर्थक भी इसी क्लास में थे। सोमगुन सिस्टम बनाकर किम ने एक प्रकार का कास्ट सिस्टम क्रिएट कर दिया जो प्योरली परिवार से इनहेरिटेड होता था। सोमगुन के कोर क्लास में रहने का मतलब था अच्छी जिंदगी, अच्छी जॉब, अच्छी पढ़ाई, अच्छा घर, अच्छा खाना, और हॉस्टल क्लास में रहने का मतलब था नरक में रहना। उनके साथ हर तरीके से भेदभाव किया जाता था और उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। अब नॉर्थ कोरिया में एक आम आदमी की शादी से लेकर वह कितना राशन खाएगा, कहाँ रहेगा, ये सब उसकी सांगप क्लास पर निर्भर करता था। यही सिस्टम उनकी अगली पीढ़ी के लिए ट्रांसफर हो जाता था। हालांकि ऐसा नहीं था कि अगर आप हॉस्टाइल क्लास में पैदा हुए हैं तो हमेशा इसी क्लास में रहेंगे, बल्कि अगर आप किम और किम के परिवार के लिए और उसके सिस्टम के प्रति वफादारी दिखाएंगे और किसी भी प्रकार के राजद्रोह को होने से बचाएंगे तो आप एक क्लास ऊपर आ सकते हैं। वहीं अगर आप ऊंची क्लास में आते हैं और किसी एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज में पकड़े जाते हैं तो आपकी एक क्लास नीचे आ सकती है। इस क्लास सिस्टम की वजह से ही किम नॉर्थ कोरिया में इतना पावरफुल हो गया कि नॉर्थ कोरिया में विद्रोह की जगह ही नहीं बची। अपने लॉयलिस्ट लोगों के दम पर किम परिवार का नॉर्थ कोरिया पर राज हमेशा के लिए कायम हो जाता है। किम ने अपने प्रोपेगेंडा से नॉर्थ कोरिया में लोगों को बताया कि तुम लोग दुनिया की सबसे अच्छे और सबसे खुशहाल देश में रह रहे हो, जैसे विश्व गुरु। 조국의 자유와 평화통일을 얻기 위하여 힘차게 싸워나갑시다। नॉर्थ कोरिया धरती के जन्नत के समान है। बाकी दुनिया में जो दुख और तकलीफें हैं, नॉर्थ कोरिया में उनकी छाया भी नहीं है। जैसे किंडरगार्टन की टीचर बच्चों को सिखाती थी कि नॉर्थ कोरिया में अंधापन और बहरापन जैसी बीमारियां बिल्कुल नहीं होती हैं। अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए किम इल संग ने जेल और मजदूर कैंपस का एक पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया, जो दुनिया के सबसे डरावने और सबसे कारगर सिस्टम में से एक था। कोई पार्टी ऑफिशियल या हाई सादबून क्लास वाला आदमी बस एक हल्का सा इल्जाम लगा दे के सामने वाला इंसान डिसलॉयल है या एंटी सोशलिस्ट हरकत कर रहा है तो उसके जेल जाने के लिए बस इतना आरोप काफी था। हाई संगुन क्लास के आदमी की एक शिकायत पर पुलिस आती और सीधे जेल में ले जाकर डाल देती। इसके बाद उन्हें महीना तक जेल में सड़ाया जाता और फोर्स लेबर करवाई जाती। इन जेल में पॉलिटिकल प्रिजनर्स को इतना प्रताड़ित किया जाता था कि इन जेलों में रहने वाले 1/3 से ज्यादा कैदी जेल की मारपीट की वजह से अपंग हो चुके थे। किसी की उंगली टूट जाती है, किसी के कान के पर्दे फट जाते थे, तो किसी की आंखें फोड़ दी जाती है। महीनों जेल में सड़ाए जाने के बाद इन कैदियों को भी एजुकेशन कैंपस में भेजा जाता। उन्हें जबरदस्ती जुसे आइडियोलॉजी को पढ़ाया जाता और रिज्यूम के लिए लॉयल रहना सिखाया जाता। इस बीच किम इल संग की उम्र बढ़ती जा रही थी, इसलिए साल 1974 में किम इल संग ने अपने बेटे किम जोंग इल को अपना ऑफिशियल उत्तराधिकारी बना दिया। किम जोंग इल यानी कि कोरिया के प्रेजेंट लीडर के पिता। किम जोंग इल नॉर्थ कोरिया को कम्युनिस्ट का हॉलीवुड बनाना चाहता था, यानी वह नॉर्थ कोरिया में हॉलीवुड लेवल की फिल्म्स बनाना चाहता था जो कम्युनिस्ट और किम परिवार को प्रमोट कर सके। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह थी कि नॉर्थ कोरिया में ऐसा टैलेंट नहीं था जो इस लेवल की फिल्म तैयार कर सके। साल 1970 में किम जोंग इल ने खुद कुछ फिल्में बनवाई लेकिन सफल नहीं हुआ। इसलिए किम जोंग इल ने दूसरा प्लान बनाया और वो प्लान था साउथ कोरिया के एक्टर और एक्ट्रेस को किडनैप करने का। जनवरी 1978 में हांगकांग में साउथ कोरिया के फेमस एक्ट्रेस चो यून ही को नॉर्थ कोरिया एजेंट ने हांगकांग से किडनैप कर लिया, जहां से उन्हें एक वोट में ठोस कर सीधे प्योंगयांग ले जाया जाता है। यहाँ एक्ट्रेस चो यून ही को पूरे नॉर्थ कोरिया का कंट्री टूर करवाया जाता है और किम इल संग से भी मिलवाया जाता है। 6 महीने बाद हांगकांग से ही चो यून ही के एक्स हस्बैंड और फेमस डायरेक्टर सिंसा सांग ओक को भी किडनैप कर लिया जाता है। इन दोनों को किडनैप करने के पीछे किम जोंग इल का प्लान था कि इनकी नॉर्थ कोरिया में फिर से शादी करवाई जाए और इनसे नॉर्थ कोरिया में ही फिल्में बनवाई जाए। सिंस सांग ओक ने यहाँ से कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो पकड़े जाते और फिर उन्हें सजा मिलती।
आखिरकार दोनों ने हार मान ली और दोबारा शादी करके अगले 8 साल तक नॉर्थ कोरिया रिजीम में फिल्में बनाते रहे। इनमें ज्यादातर फिल्में किम इल संग की जापान के खिलाफ के गोरिल्ला वार की लड़ाइयों और कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा पर बेस्ड थी। इन फिल्मों में उनकी सबसे फेमस फिल्म बुल्गारी थी, जो साउथ कोरियन फिल्म बुल्गारी से इंस्पायर थी। इसे आप आज भी यूट्यूब पर देख सकते हैं। साल 1986 में जब सीन अपनी अगली फिल्म की फंडिंग के लिए वियना गए, तब सीन और उनकी वाइफ नॉर्थ कोरियन गार्ड्स को चकमा देकर सीधे अमेरिकन एम्बेसी में पहुंच जाते हैं। वहां से सिंह को वापस लाना नॉर्थ कोरिया के लिए इम्पॉसिबल टास्क था। इस तरह सीन और उनकी वाइफ एक्ट्रेस चुई यून ही का नॉर्थ कोरिया से पीछा छूटा। इधर 7 जुलाई 1994 के दिन 82 साल के किम इल संग की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। इसके बाद नॉर्थ कोरिया की सत्ता आ जाती है किम जोंग इल के हाथों में। 1994, the father of the nation died. The dear leader was now in charge. He'd been expected to make the funeral speech, but as usual. लेकिन किम जोंग इल का ओरा अपने फादर किम इल संग के जितना नहीं था। ना उसके पास अपनी जापानियों से गोरिल्ला लड़ाई लड़ने की कहानियां थी और ना ही अपने पिता जैसा रिवॉल्यूशनरी इतिहास था। इसलिए किम जोंग इल ने अपने फादर जैसा कल्ट बनाने के लिए ठोक के भाव में प्रोपेगेंडा परोसना शुरू कर दिया। सबसे पहले किम जोंग इल के अराउंड एक माइथोलॉजी क्रिएट की गई। उसे नॉर्थ कोरियन लोगों के सामने एक आम इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक देवता और भगवान की तरह रखा गया। कहानी रखी गई कि वो पाइतू माउंटेन पर पैदा हुआ था। जब किम जोंग इल का जन्म हुआ, तब आसमान में एक तारा चमका था और डबल रेनबो भी दिखे थे। इतना ही नहीं, जब किम जोंग इल का मूड बदलता है तो मौसम बदलता है। किम जोंग इल ने अपने पिता के न्यूक्लियर हथियार बनाने के काम को और तेज कर दिया। इस तरह साल 2000 में नॉर्थ कोरिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुली पूरा कर लिया। उसके साथ ही नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर पावर वाले चंद देशों में से एक हो जाता है। इस बीच 17 दिसंबर 2011 के दिन किम जोंग इल को भी अपने प्राइवेट ट्रेन में अपने फादर की तरह हार्ट अटैक आ जाता है। 2 दिन बाद 19 सितंबर को ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि किम जोंग इल दुनिया में नहीं रहे। नॉर्थ कोरिया प्रोपेगेंडा में प्रचारित किया गया कि किम जोंग इल की मौत के वक्त तूफान रुक गया था, बर्फ गिरने लगी थी, आसमां पूरा लाल हो गया था। किम जोंग इल के बाद अब बारी थी किम जोंग उन की, जो था एकदम अनटेस्टेड इन एक्सपीरियंस और दुनिया के लिए पूरी तरह अननोन। इंटरेस्टिंगली किम जोंग उन ने अपना पूरा बचपन और टीन एज टाइम उत्तर कोरिया के बाहर बिताया। पूरे 1990 के दशक में वह यूरोप में रहा, पहले स्विट्जरलैंड के बर्न के पास एक इंटरनेशनल स्कूल में और फिर कुछ समय जर्मनी में भी बिताया। किम जोंग उन अपने स्कूल टाइम पर बास्केटबॉल का बड़ा दीवाना था। वो क्लास में अक्सर माइकल जॉर्डन जैसे ग्रेट NBA प्लेयर की बात किया करता था। किम घंटे तक प्लेस्टेशन खेलता रहता था। स्कूल की पढ़ाई के बाद किम जोंग उन 2000 के आसपास नॉर्थ कोरिया लौट आता है और किम इल संग यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेता है। इसके बाद से ही किम जोंग की जिंदगी के बारे में बहुत कम पब्लिक जानकारी मिलती है। इधर 2009 आते आते कोरियन वर्कर्स पार्टी के अंदर खानों में खबर फैलने लग जाती है कि कोरिया का नया उत्तराधिकारी चुन लिया गया है, लेकिन उस टाइम किसी का नाम अनाउंस नहीं किया गया। 2010 में अचानक किम जोंग उनको 4 स्टार जनरल बना दिया जाता है। 17 दिसंबर 2011 को किम जोंग इल की मौत के बाद उत्तर कोरिया की सत्ता किम जोंग के हाथों में आ जाती है।